चलिए नेक्स्ट आज की वीडियो के अंदर अपन वाटर अब्जॉर्प्शन का पार्ट सेकंड करेंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको वाटर, सॉइल और प्लांट का क्या क्या रिलेशन होता है, टाइप ऑफ वाटर, टाइप ऑफ सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ टाइप, किस प्रकार टाइप सॉइल बनती है, कौन से वाटर होते हैं, कौन सा वाटर प्लांट को चाहिए, वो सारा का सारा अपन ने डिटेल इसके डिस्कस कर लिया। आज अपन पढ़ेंगे वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन इन प्लांट। जैसे अपन ने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन 7 टाइप के प्लांट होते हैं। जब कभी पृथ्वी बनी थी, पहला एल्गी आया, फिर फंजाई आया, टिप पे याद करना, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेडोफाइट्स, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, डाइकॉट, देन एंजियोस्पर्म, मोनोकॉट। उसके अगर हम बात करें तो एल्गी एंड फंजाई में सारे के सारे सेल जो हैं वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे। सेकंड पॉइंट, हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स, जो भी जलोद्भिद पौधे होते हैं, मतलब ऐसे प्लांट जो जल में पाए जाते हैं, उसमें लिख दिया सभी ऑर्गन की अदर सरफेस, मतलब आउटर सरफेस, अदर नहीं, अदर आउटर सरफेस, मतलब बाहरी जो सतह होती है वो हाइड्रोफाइट्स में वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करती है। लीवरवर्ट में, लीवरवर्ट पता ही है स्टूडेंट्स आपको, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। उसके अंदर यूनिसेलर और मल्टी सेलर राइजोइड्स, हिंदी में एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय मूलाभास, वो वाटर एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। देन लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म रूट द्वारा होता है। मतलब बड़े बड़े प्लांट हैं जो एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है, टेडोफाइट है, उनमें रूट द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो इसी में पढ़ेंगे, रूट द्वारा वाटर एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो मैं इस तरफ लेके चलता हूँ पहले आपको। प्लांट में जल का मार्ग क्या है। सबसे पहले रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। जब हम किसी रूट का टीएस काटते हैं तो पता होना चाहिए अंदर से ऊपर, बाहर से अंदर की तरफ किस प्रकार की कंडीशन होती है। सॉइल की तरफ चलें क्योंकि रूट हमारी पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है, नीचे लगती है, तो सबसे पहले सॉइल से सटे हुए रूट हेयर। उसके बाद एपिडर्मिस, एपिब्लेमा भी कहते हैं क्योंकि पता होना चाहिए एपिडर्मिस टूटती रहती है और कॉर्टेक्स की बाह्य सतह जो है वो एक एपिडर्मिस का काम करती है, इसलिए इसको साइंटिस्ट एपिब्लेमा भी कहते हैं। ये आप लोगों ने सेकेंड ईयर में कंप्लीट पढ़ लिया इसको। देन उसके बाद सारा वल्कोट, कॉर्टेक्स जिसे कहते हैं हिंदी में। उसके बाद एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसके अंदर अगर रूट की वैसे बता रहा हूँ ताकि नॉलेज हो जाए आपको, इसमें रेडियल वेस्कुलर मंडल पाए जाते हैं। रूट में हमेशा किस में होंगे, हिंदी में अरिये समनपूल, या इंग्लिश में रेडियल वेस्कुलर मंडल। तो स्टार्ट करते हैं अपन किस प्रकार। अभी केवल पैसेज देखेंगे, मतलब जल कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, प्रोसीजर अब बाद में होगा अपना। तो मैं पैसेज बता रहा हूँ, डायग्राम आपके सामने बताया। सबसे पहले ये ब्लू कलर का जो दिखाया वो मैंने सॉइल पार्टिकल बताए हैं। सॉइल पार्टिकल से रूट में जल प्रवेश करेगा एक स्पेशल प्रोसेस द्वारा, जो आपने प्रीवियस में पढ़ा हुआ है पहले में, इम्बाइबेशन, अंतःचूषण द्वारा पानी रूट हेयर में जाएगा। रूट हेयर से एपिडर्मिस में कॉर्टेक्स से होता हुआ जिगजैग जाएगा, सीधा नहीं जाएगा, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जिगजैग होता हुआ केवल उस सेल से जाएगा जिसे हम बोलते हैं पैसेज सेल, मार्ग कोशिकाओं से होता हुआ आगे जाइलम में प्रवेश कर जाएगा। ये इसका पैसेज है। इसको मैंने एक नॉर्मल थ्योरी भी लिख दी, आप इस थ्योरी खुद बनाएं। एक आउटलाइन डायग्राम आपके सामने आ गया, इस आउटलाइन को याद करना है, थ्योरी आपकी बन जाएगी। जैसे ये देखो, सॉइल पार्टिकल जिसमें वाटर होता है, इम्बाइबेशन अंतःचूषण की क्रिया होता है, किस में जाएगा पहले, रूट हेयर में, रूट हेयर से एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कॉर्टेक्स में, कॉर्टेक्स में पैसेज सेल, एंडोडर्मिस की पैसेज सेल में, मार्ग कोशिका में, देन जाइलम, जाइलम से होता हुआ प्लांट के विभिन्न भागों तक पहुंचेगा। क्योंकि यहाँ भी बता दूं, वाटर एब्जॉर्प्शन क्या मतलब क्या है, सॉइल पार्टिकल से जाइलम तक पहुंचना, बस। जाइलम तक पहुंचने को वाटर एब्जॉर्प्शन कहते हैं। जाइलम से दूसरे पार्ट में पहुंचने को बोलते हैं असेंट ऑफ सैप, जो आगे पढ़ेंगे, जल का रसारोहण। ये दोनों प्रोसीजर अलग अलग है, याद रखना बेटा। सॉइल पार्टिकल से, मैं बार बार रिपीट करूंगा, सॉइल पार्टिकल से जाइलम तक पहुंचने को वाटर एब्जॉर्प्शन, अब उसके बाद जाइलम से पूरे प्लांट में टिप तक पहुंचने को असेंट ऑफ सैप, रसारोहण कहते हैं। अभी अपने को जाइलम तक पढ़ना है, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम दे के इसमें दिखाया गया है। ये एंडोडर्मिस होती है, ये भी आप लोगों ने सेकेंडरी में पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर जहाँ
जाइलम लगा होता है उसके बिल्कुल पीछे की तरफ एक स्पेसेज सेल होती है जिसे बोलते हैं पैसेज सेल। बाकी सेल के अंदर ये लाइन आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। कैस्पेरियन पट्टिका कहते हैं, कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। तो याद रखना बेटा, जाइलम की ऑपोजिट कंडीशन में कैस्पेरियन पट्टी नहीं होती, बाकी शेष भागों में एंडोडर्मिस में कैस्पेरियन पट्टिकाएं पाई जाती हैं। इसीलिए वाटर जो यहाँ नहीं आएगा, ये क्यों होता है ये भी आपने पहले पढ़ चुका है सिंपला सेपोप्लाज्म में। इसलिए वाटर जो है यहाँ आके रुक जाएगा, प्रेशर मेंटेन करेगा। तो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए पता होना जाइलम का काम किसने क्या है, वाटर का। तो इसलिए पैसेज सेल्स होता हुआ जाइलम में प्रवेश करेगा। तो बाकी आप यहाँ डायग्राम देख रहे हैं, ये जाइलम, ये पैसेज सेल, ये पैसेज सेल, ये पैसेज सेल, खाली जगह। बाकी जहाँ लाइन लगा रखी है दैट इज द कैस्पेरियन, जहाँ से कैस्पेरियन स्ट्रिप बोलते हैं, यहाँ से वाटर प्रवेश नहीं करेगा। सो दैट इज द प्लांट में जल का मार्ग। पौधे में जल का मार्ग क्या है ये मैंने आपको थ्योरी बताई है, एक आउटलाइन दे दी है जिससे आप अपनी थ्योरी बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक अपन बात करते हैं, मैकेनिज्म ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। वाटर एब्जॉर्प्शन किस वैज्ञानिक ने दिया था? 1949 में क्रेमर ने 2 विधियाँ बताई थी, एक्टिव एब्जॉर्प्शन और पैसिव एब्जॉर्प्शन। अब इसको हिंदी में कहते हैं सक्रिय अवशोषण और निष्क्रिय अवशोषण। अब कई बार बच्चों से पूछा जाता है तो बड़े कन्फ्यूजन होता है, बड़ी मिस्ट्री होती है, हंसी भी आती है कई बार। सक्रिय अवशोषण ज़्यादा होता है या निष्क्रिय अवशोषण ज़्यादा होता है प्लांट में? तो ज़्यादातर बच्चा क्या बोलता है? सक्रिय, क्योंकि नाम से लग रहा है ना एक्टिव। तो बेटा मैं आपको आज क्लियर कर दूँ, ये एब्जॉर्प्शन प्लांट में सबसे कम होगा और पैसिव एब्जॉर्प्शन प्लांट में सबसे ज़्यादा होता। क्यों? एक्टिव एब्जॉर्प्शन के अंदर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, एनर्जी लगती है बहुत ज़्यादा प्लांट के लिए, इसलिए ये केवल 4 से 20% ही करता है। जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन जो है विदाउट एनर्जी करता है, इसलिए सबसे ज़्यादा होता है। 80% प्लांट में जो एब्जॉर्प्शन होगा 80 to 90% वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होगा, याद रखना ये पॉइंट। तो अब एक एक को लेते हैं टॉपिक को। नंबर 1 एक्टिव एब्जॉर्प्शन। साइंटिस्ट का नाम वही पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले रेनर ने 1915 में इसको दिया था। और देखो इसकी ना पूरी डिटेल लिखनी पड़ेगी ना, तो टेंशन नहीं लेना। मैंने आपको ना कुछ पॉइंट्स डाल दिए, एक टिप्स दे दी ताकि आप अपनी थ्योरी आराम से बना सकते हो, रट्टा नहीं लगेगा। मैंने लिख दिया ट्रांसपिरेशन लो, मृदा में जल की मात्रा पर्याप्त, जड़ों की मुख्य भूमिका और ऊर्जा की आवश्यकता। अब इसकी थ्योरी बना लो। कैसे थ्योरी बनेगी? एक्टिव एब्जॉर्प्शन तब होगा जब ट्रांसपिरेशन की मात्रा बहुत कम होती है प्लांट में, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बहुत कम होती है, मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है, जड़ों की मुख्य भूमिका होती है इसके अंदर, और ऊर्जा की आवश्यकता है। मतलब इस एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जड़ें मुख्य भूमिका अदा करेंगी। कैसे याद कर लो, जिस प्लांट में अभी रूट नहीं बनी है उस समय एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? पैसिव का। तो ये क्लियर होगा, एक्टिव एब्जॉर्प्शन में जड़ों की मुख्य भूमिका है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में जड़ों केवल माध्यम का कार्य करती हैं, आवश्यकता नहीं है उनकी। जैसे मैं क्या एग्जांपल दूं, मनी प्लांट का प्लांट अपन लेके आते हैं और पहले बॉटल में लगाते हैं, रूट कहाँ होती है उसके अंदर? तो वहाँ पानी तो जाएगा ना ऊपर, वो पैसिव एब्जॉर्प्शन द्वारा जाता है। और जब रूट बन जाती है उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जाएगा तब भी पैसिव एब्जॉर्प्शन द्वारा, परंतु उस समय रूट केवल माध्यम का कार्य करेगी। और लिख दिया इसमें एक्टिव में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब इसके टाइप आगे 3 टाइप के होते हैं ये भी, ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तीनों को इसकी भी बड़ी लंबी लंबी थ्योरी लिखने की जरूरत है, बिल्कुल है, परंतु अपन नॉर्मल अभी पढ़ लेंगे, अभी थ्योरी आपकी तैयार हो जाएगी। ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। अब इसको ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन के पहले इसकी भूमिका लिखते हैं। अगर वही भूमिका नहीं याद हो तो वही पॉइंट बेटा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, कुछ नहीं करना। टेलीग्राम आजकल बहुत कॉमन है, मेरा टेलीग्राम ग्रुप का मैंने आपको उसमें लिंक दे रखा है, क्लिक करना है एक हाथ से और आपको मेरा ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा। ज्वाइन होते ही आपको सारे के सारे नोट्स इसके अंदर मिल जाएंगे विद PDF। आप उसको डाउनलोड करो, पढ़ते रहो। अभी बिना उसके काम करना है, सुनो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसके पहले थोड़ी भूमिका देनी पड़ेगी अपने को। क्या भूमिका है? सेल वाल अपन ने पहले पढ़ा हुआ है, सेल वाल परमिएबल होती है, जबकि इसकी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो सेमी परमिएबल होती है।
ठीक है, ओके। फिर लिख दिया मैंने मृदा का गोल OP 1 है, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, जबकि रूट हेयर का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो 2 है। ये भी क्लियर हो गया। अब ये क्लियर हो गया, अब क्या होगा, मृदा का घोल की DPD कम है, ओके, रूट हेयर की DPD अधिक है, परंतु उससे पहले यहाँ लिख दिया जल के अणुओं में संसंजन बल। अब ये छोटे छोटे पॉइंट लिख दिए, परंतु इससे आपकी थ्योरी बड़ी आराम से बन जाएंगी। कैसे बनेगी, जल, जब मैंने इसी में पहले शुरू में बताया था, जल के अणु इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होंगे क्योंकि उनमें संसंजन बल होगा। संसंजन बल होने से क्या होगा, उसमें से पानी अंतःच्यूषण की क्रिया द्वारा, इम्बाइबेशन की क्रिया द्वारा रूट हेयर में चला जाएगा। तो मृदा घोल का DPD कम है, रूट हेयर का अधिक है, तो उससे भी मान लो आप DPD कम DPD से अधिक DPD की तरफ जाएगा। पहले पढ़ा हुआ आपने DPD के बारे में, कम DPD से अधिक की तरफ जाएगा। कम कहाँ है, मिट्टी के घोल में, और अधिक कहाँ है, रूट हेयर में। ट्रांसफर हो गया, तो वही पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर बन गया, वही रूट हेयर में DPD अधिक है, तो रूट हेयर फिर आगे DPD अधिक हो जाएगी, वहाँ कम हो जाएगी। तो इस प्रकार एक सेल से दूसरे सेल में, एक सेल से दूसरे सेल में ऑटोमेटिकली ऑस्मोसिस की क्रिया द्वारा एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता रहेगा। थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं आई, खुद बनाओ, रट्टा नहीं मारना। सेकंड पॉइंट, अब देखिए सेकंड पॉइंट की थ्योरी भी आप अपने आप बन जाएगी। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे लिखा है, मैंने फिर थोड़े थोड़े पॉइंट दे दिए। वो मृदा का घोल अधिक, रूट हेयर का कम, ठीक है। अब मृदा का घोल अधिक क्या है, ये देखिए यहाँ मृदा का घोल यहाँ कम था रूट हेयर का, तो यहाँ तो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया था, परंतु वहाँ क्या हो गया, नॉन ऑस्मोटिक, नाम से पता लग रहा है नॉन ऑस्मोटिक है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी ही होगी, एनर्जी खर्च किए बिना ऑब्जॉर्प्शन होगा ही नहीं। तो लिख दिया मिट्टी के घोल का ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है, रूट हेयर का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, परंतु हमें तो मिट्टी से उठाना है ना पानी को, वापस थोड़ी बैक लाना है। तो मिट्टी से जब पानी को उठाना है रूट हेयर में, तो हमें ऊर्जा लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। अब इसके कुछ प्रमाण दिए वैज्ञानिकों ने, ये तो थ्योरी क्लियर होगी। प्रमाण क्या दिए, श्वसन दर बढ़ने पर एब्जॉर्प्शन अधिक होता है, चलो ये भी क्लियर होगी। रेस्पिरेशन जो रेट है वो अगर बढ़ती है प्लांट में तो एब्जॉर्प्शन अधिक होगा, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जब बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक आपको पता है बेटा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो सेम पॉइंट, रेस्पिरेशन दर कम होती है तो एब्जॉर्प्शन कम होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया दे दिया। अब इसका इम्प्रूव किया साइंटिस्ट ने, ऐसे अपनी मर्जी से नहीं किया। ऑक्जिन्स, आप लोगों ने ऑक्जिन्स का नाम सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन होता है ये एक प्रकार का, वृद्धि हार्मोन। वो कहता है ऑक्जिन्स के प्रभाव से श्वसन दर बढ़ता है। श्वसन का दर कैसे, रेस्पिरेशन रेट बढ़ता है। तो ये एक एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया भी अगर किसी प्लांट को हम ऑक्सीजन देते हैं, लगाते हैं, तो क्या उसकी रेस्पिरेशन रेट बढ़ रही है, रेस्पिरेशन बढ़ रही है तो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखें, एक पॉइंट और उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। देखो छोटा छोटा पॉइंट लिख दिया मैंने, इसको भी आप थ्योरी बना सकते हैं। क्या थ्योरी बनेगी, ऊर्जा द्वारा पेरणकामा में स्पंदन, जल दाब उत्पन्न होता है, जालम वाहिनियों द्वारा जल खींचना, और जालम प्रेशर हो गया। एक मैंने एक आपको एक चार्ट सा बना दिया, थ्योरी बनेगी कैसे। सबसे पहले प्लांट में ऊर्जा लगे होगी, वो ऊर्जा क्या करेगी, पेरणकामा में कंपन पैदा करती है, स्पंदन पैदा करती है पेरणकामा सेल्स के अंदर, ठीक है। उससे क्या होगा, जल दाब उत्पन्न हो जाएगा। जब जल दाब बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा तो जाइलम की वाहिनियाँ उसको खींच लेंगी, और खींच लेंगी तो जाइलम की वाहिनियों में क्या होगा, पॉजिटिव रूट प्रेशर। जब पॉजिटिव रूट प्रेशर बन जाएगा तो नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि रूट की ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना। तो ये बन गई थ्योरी, मतलब जो मैंने चार्ट बनाया उसकी थ्योरी अपने आप बन गई। प्रूव कर दिया नॉर्मल प्लांट में भौतिक क्रियाओं का ताप गुणांक, फिजिकल एक्टिविटी, ताप गुणांक को इंग्लिश में कहते हैं हीट कोफिशिएंट, 1.2 से 1.3 होता है, ठीक है। जबकि हमें तो वाटर एब्जॉर्प्शन करना है ना, तो वाटर एब्जॉर्प्शन का जो हीट कोफिशिएंट है 2 से 3 होगा, ज़्यादा होगा ना। तो ज़्यादा होगा तो वही पॉइंट है, वापस थोड़ी करना, हमें तो जल खींचना है। जब खींचना है तो ऊर्जा द्वारा हम उसका भी ताप गुणांक जो है उसके भौतिक क्रियाओं का जो ताप गुणांक है बढ़ा देंगे।
तो ऊर्जा की आवश्यकता हो जाएगी वहाँ। नॉन ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन में 101% हीट की आवश्यकता होगी। तीसरा पॉइंट आएगा हमारा इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन। साइंटिस्ट का नाम पहले वही पॉइंट कैलीर ने 1930 में इसको बताया था। इसके भी थोड़े थोड़े पॉइंट लिख दिए मैंने। क्या लिखा? कैलीर के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, जाइलम वाल नेगेटिव चार्ज है। ओके, उससे क्या होगा, तो जाइलम क्या होगा, नेगेटिव चार्ज है ना, तो वाटर अपने आप ही रूट के द्वारा होता हुआ नेगेटिव चार्ज की तरफ चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली जा रहा है ये इसने, परंतु इसको एक्टिव नहीं माना क्योंकि प्रूव नहीं दे पाया बेचारा ये। फेंसन ने क्या किया 1958 के अंदर, वो कह रहा है सॉइल वाटर एंड जाइलम ल्यूमेन के बीच सेल वॉल पर बायो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल को हिंदी में क्या कहते हैं, जैव विद्युत बल उत्पन्न होता है, उससे वाटर एब्जॉर्प्शन होता है। ये एक आइडिया दिया है बट प्रॉपर प्रूव नहीं कर पाए, इस वजह से अपन इसको पढ़ सकते हैं भी ठीक है, इलेक्ट्रो ऑस्मोटिक एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी प्लांट में होता है। तो ये 3 प्रोसेस आपको याद करने हैं, थ्योरी में कहीं प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 2-2, 3-3 पॉइंट को नोट करते आएंगे, थ्योरी आपकी अपने आप बनती चली जाएगी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन पैसिव एब्जॉर्प्शन। पैसिव एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, सबसे ज़्यादा यही एब्जॉर्प्शन होगा। इसमें वही 2-2 पॉइंट लिख दिए मैंने। ट्रांसपीरेशन अधिक होता है और प्लांट के अंदर 80 to 90% होता है। जब ट्रांसपीरेशन बहुत ज़्यादा होगा तो अगर एक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा ट्रांसपीरेशन होना शुरू हो जाए तो प्लांट को तो ऊर्जा ही बहुत खर्च करनी पड़ जाएगी। ठीक है, इसलिए ट्रांसपीरेशन ज़्यादा होने पर पैसिव एब्जॉर्प्शन अधिक होता है। इसलिए लिख दिया 80 to 90% ऑब्जॉर्प्शन जो है वो पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। इसलिए सबसे निष्क्रिय एब्जॉर्प्शन इंपॉर्टेंट है। अब कैसे कैसे इसकी थ्योरी लिखनी है देखें। स्टार्ट कहाँ से होता है, ये लीफ से होता है। अभी तक अपन पढ़ रहे थे ना रूट नहीं, अब लीफ से। और जड़ें माध्यम का कार्य करती हैं, मतलब क्या है, जड़ें हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं। प्लांट अपना काम करता रहेगा, पैसिव एब्जॉर्प्शन अपना काम करता रहेगा। इसको उल्टा तरीके से समझें बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा एग्जांपल को कोशिश करता हूँ यहाँ बनाने की। जैसे ये एक कॉलम है, ठीक है, और यहाँ एक लीफ लगी हुई है। यहाँ से उल्टा समझना है अपने को। तो सबसे पहले इस लीफ द्वारा पानी इसमें वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो सबसे पहले लीफ द्वारा पानी का ट्रांसपीरेशन हो जाएगा। लीफ द्वारा पानी का ट्रांसपीरेशन का सुनना ध्यान से। तो लीफ में सबसे पहले पानी की कमी कहाँ होगी, गार्ड सेल्स में। लीफ के स्टोमेटा आपने पढ़े होंगे इस प्रकार। डाइकोट प्लांट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, ये एक प्रकार का किडनी शेप होता है। और डंबल शेप किस में पढ़ा है आपने, मोनोकोट के अंदर। ये एक स्टोमेटा का डायग्राम बनाया अपन ने। तो ये डायग्राम बनाया, तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, गार्ड सेल में पानी का लॉस होगा। जब गार्ड सेल में पानी का लॉस होगा तो कहाँ से लेगा पानी, सहायक कोशिका से पानी में ले लेगा। सहायक कोशिका में पानी का लॉस हो गया तो वो कहाँ से लेगा, लीफ के जाइलम से पानी ले लेगा। लीफ के जाइलम के पानी में लॉस हो गया तो वो कहाँ से लेगा, ब्रांच के जाइलम से। ब्रांच के जाइलम से अगर लॉस हो गया तो कहाँ से लेगा, स्टेम के जाइलम से। स्टेम के जाइलम से लॉस हो गया तो कहाँ से लेगा, रूट जाइलम से। और सीधा सॉइल और वाटर से। यहाँ लिख दिया मैंने रूट जाइलम एब्सेंस और प्रेजेंस। अगर रूट है तो बहुत बढ़िया, उसके माध्यम से, माध्यम का काम करना है। सॉइल डायरेक्ट, सुनो ध्यान से, अगर जाइलम नहीं है या रूट नहीं है तो सॉइल या वाटर से सीधा कहाँ चला जाएगा, स्टेम के जाइलम। वो उसको क्या कर लेगी, इम्बाइबेंट कर लेगी। तो ये इसकी थ्योरी बन गई। अब फिर मैं बता रहा हूँ आपको उल्टा। चलो अब मान लो इसमें लॉस हो गया ना, वो कहता है मुझे पानी की ज़रूरत है, मुझे पानी की ज़रूरत है। तो कैसे कैसे पानी जाएगा, तो सबसे पहले सॉइल में जो पानी पड़ा हुआ है वो इम्बाइबेंट होकर अंतःचूषण की क्रिया द्वारा रूट के जाइलम में चला जाएगा। रूट के जाइलम से ऑस्मोसिस, अब सारी ऑस्मोसिस की क्रिया है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ किसका जाना, पानी का जाना। स्टेम जाइलम
स्टेम से ब्रांच जाइलम, ब्रांच से लीफ जाइलम, लीफ से सहायक कोशिकाएं और सहायक कोशिकाओं से गार्ड सेल में जाकर ऑटोमेटिकली पैसिव एब्जॉर्प्शन हो गया, क्योंकि जो ट्रांसपीरेशन द्वारा पानी का लॉस हुआ है उसकी पूर्ति पैसिव एब्जॉर्प्शन कर देगा। और ये प्रोसेस हमारा पैसिव एब्जॉर्प्शन है। कोई एनर्जी नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ दो ही प्रोसेस हैं, इम्बाइबेशन एंड ऑस्मोसिस। रूट ओनली माध्यम का कार्य करेगी। मैं बार बार बता रहा हूँ, इसलिए लिख दिया। इसका पॉइंट कहाँ से स्टार्ट होगा? लीफ से, क्योंकि आगे फिर लिख दिया अधिक होता है ट्रांसपिरेशन। समझ आ गई? ट्रांसपिरेशन जब अधिक होगा, ट्रांसपिरेशन होता कहाँ से? ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ, नहीं पढ़ा हुआ? नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे अपन ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन सबसे ज़्यादा होता है। तो स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन अगर ज़्यादा होगा तो नेचुरली है, स्टोमेटा में पानी का लॉस होगा। तो उस लॉस को पूरा करने के लिए पैसिव एब्जॉर्प्शन की क्रिया आवश्यक है। अब आएगा नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंशिएशन इन पैसिव एंड एक्टिव एब्जॉर्प्शन। मैंने 10 पॉइंट लिख दिए, थोड़े थोड़े आप पूरा डिटेल इसके अकॉर्डिंग ले सकते हैं। ये 10 पॉइंट ऐसे पॉइंट टू पॉइंट याद हो गए ना, थ्योरी याद करने में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। पहला, रूट में फोर्स, उधर लीफ में फोर्स, तो याद करना एक्टिव एब्जॉर्प्शन में रूट में विशेष प्रकार का फोर्स या दाब उत्पन्न होता है, जबकि पैसिव एब्जॉर्प्शन में लीफ में दाब उत्पन्न होता है। आपके सामने लीफ से स्टार्ट हो, लीफ प्रेशर डाल दिए, मेरे पास पानी खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया। अब क्या करूं? लीफ गार्ड सेल सहायक से मांगेगा, सहायक लीफ से जाइलम से मांगेगा, आगे से आगे चलता हुआ पैसिव एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। सेकंड पॉइंट, जाइलम में पॉजिटिव दाब होता है, जबकि वहाँ जाइलम में नेगेटिव दाब है, क्योंकि वहाँ मैंने बताया ना ज़रूरत ही नहीं है, जाइलम की आवश्यकता ही नहीं होती, केवल माध्यम का काम करता है। तीसरा पॉइंट, मूल दाब उत्पन्न होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन में, जबकि वहाँ पैसिव एब्जॉर्प्शन में मूल दाब का कोई रोल नहीं है, सीधा लीफ से हो रहा है। नंबर 4 पॉइंट, दिन या अनुकूल परिस्थितियों में होता है, जबकि वो पैसिव हर परिस्थितियों में हो जाएगा। ये पॉइंट याद रखना। नंबर 5 पॉइंट, इसमें देखो लिख दिया रूट सक्रिय भाग लेती है, या रूट केवल माध्यम का। मैं बार बार समझा रहा हूँ बेटा, अभी भी गलत करते हो तो फिर कोई इलाज नहीं इसका। रूट माध्यम का काम करती है। देन ट्रांसपिरेशन की एब्सेंस, ट्रांसपिरेशन है ही नहीं तो भी पानी चाह रहा है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन द्वारा वो केवल प्रेजेंस में ही काम करेगा, क्योंकि ऊर्जा नहीं लगानी उसने। और मज़े की बात देखो, जब ट्रांसपिरेशन हो ही नहीं रहा फिर भी पानी ले रहा है, तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया प्लांट के कटे हुए भागों से जल का स्राव होता रहता है। तो याद रखना, जल का स्राव कटे हुए भागों से होने का कारण है एक्टिव एब्जॉर्प्शन, क्योंकि पॉजिटिव प्रेशर उत्पन्न होता है, ऊपर लिखा हुआ है, जबकि ये ऐसा इसमें नहीं होता। लिख दिया जल का स्राव नहीं होता। नंबर 8वां पॉइंट क्या, रूट का अधिक होना। इसमें रूट बहुत अधिक होगी तो बेस्ट है, उसमें रूट की आवश्यकता नहीं है। जैसे मैंने बार बार बताया, रूट है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं। और देखो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऊर्जा की आवश्यकता है और वहाँ ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है। और लास्ट में फिर वही पॉइंट, 4 to 20% कितना है? 20% मैंने ज़्यादा लिख दिया, परंतु कई बुक्स में 20% तक लिख दिया है, जबकि होता है ये 6 से 7% तक ही है। इसलिए वहाँ लिख दिया 80 to 90% जो वाटर एब्जॉर्प्शन होगा वो पैसिव द्वारा होगा। ये 1.5 नंबर के और 3 नंबर के भी क्वेश्चन आ सकते हैं इसके अंदर, याद रखना। अब आएगा एक फैक्टर अफेक्टिंग वाटर एब्जॉर्प्शन। इसमें कभी भी रट्टा मत मारना बेटा, याद रखना। मैंने भी नोट्सों में इतना ही लिख के दिया हुआ है, क्योंकि खुद लिखो एक्सटर्नल फैक्टर और इंटरनल। पहले ये बताओ कि 2 प्रकार के फैक्टर होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल में क्या क्या पॉइंट है? अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर, हिंदी में क्या कहते हैं अवेलेबल ऑफ सॉइल वाटर? मिट्टी के अंदर, मृदा में उपलब्ध जल अगर बढ़िया है, बेस्ट है, तो 100% वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़िया होगा, नहीं है तो कम होगा। सिंपल। कंसंट्रेशन ऑफ सॉइल सोल्यूशन, मतलब मृदा विलयन की सांद्रता, मृदा विलयन की सांद्रता बेस्ट है तो बढ़िया काम होगा, नहीं है तो प्रॉब्लम। नंबर 3, सॉइल एयर, मृदा में वायु बेस्ट होनी चाहिए, अगर वायु नहीं है तो ऑटोमेटिकली वाटर एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। टेम्परेचर ऑफ सॉइल, मृदा का टेम्परेचर ना तो कम ना अधिक, अधिक होगा तो भी वाटर एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालेगा, कम होगा तो भी वाटर एब्जॉर्प्शन पे इफेक्ट डालेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रांसपिरेशन बहुत अधिक हो रहा है, पैसिव एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया, नहीं हो रहा तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया। क्लियर? ये हो गया एक्सटर्नल फैक्टर।
अब आएगा इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर में 3 पॉइंट एक्सटेंट ऑफ रूट सिस्टम, मूल तंत्र का विस्तार। जितना ज़्यादा मूल तंत्र, ये देखो यहाँ भी लिखा हुआ है, ये देखो रूट का अधिक होना, तो जितना ज़्यादा मूल तंत्र वाटर एब्जॉर्प्शन उतना, ये दोनों के लिए कॉमन लिख दो, उतना बढ़िया। मूल तंत्र कम है तो पैसिव के लिए तो प्रॉब्लम आएगी, एक्टिव के लिए प्रॉब्लम आएगी, पैसिव के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेटाबॉलिज्म, जितना ज़्यादा मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ऊर्जा ऑटोमेटिकली उसके अंदर यूज़ भी होगी और निकलेगी भी, दोनों प्रोसेस है। तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा है, एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, मेटाबॉलिज्म कम, एब्जॉर्प्शन कम। एंड डेप्थ ऑफ रूट सिस्टम, मूल तंत्र की गहराई, जितनी गहरा मूल तंत्र होगा वाटर एब्जॉर्प्शन उतना अधिक होगा। नहीं है गहरा तो ऑटोमेटिक नीचे वाले पानी को नहीं प्रॉपर ले पाएगा। तो ये है हमारे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ये एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, वाटर एब्जॉर्प्शन, जिसमें अपन ने बेटा, मैं वापस ओवरऑल 2 मिनट में सारी चीज़ें आपको याद करा देता हूँ, सुनना वीडियो को, क्लियर हो जाएगा। पहला अपन ने पढ़ा, क्या डिस्कस किया था, वाटर, प्लांट एंड सॉइल का रिलेशनशिप क्या है, टाइप ऑफ वाटर क्या है, टाइप ऑफ सॉइल क्या है, सॉइल बनती कैसी है, इम्बाइबेशन प्रोसेस कैसा होता है। उसके बाद हमने पैसेज पढ़ा, उसका पथ कौन सा है, किस किस माध्यम से ऊपर जाएगा पानी। फिर हमने पढ़ा मैकेनिज्म में एक्टिव एब्जॉर्प्शन एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन पढ़ा। एक्टिव एब्जॉर्प्शन की विधियाँ 3 पढ़ी, ऑस्मोटिक, नॉन ऑस्मोटिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, एंड देन पैसिव एब्जॉर्प्शन। और उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एब्जॉर्प्शन, एंड लास्ट में फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन। ये टॉपिक अपना कंप्लीट, इसको ध्यान से देखना। तो स्टूडेंट्स, वही वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, लाइक करें, कमेंट करें। और अब मैं एक चीज़ और आपको ऐड करना चाहूँगा इसके अंदर, टेलीग्राम ग्रुप मेरा बन चुका है, डिस्कॉर्ड का ग्रुप मैंने बना दिया है। जैसे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, उस बॉक्स के अंदर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। उस टेलीग्राम के लिंक पे आपने क्लिक करना है, एक हल्की सी उंगली लगानी है, ऑटोमेटिक आप टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे। और वहाँ मैंने बहुत सारे नोट्स डाउनलोड करता रहूँगा टाइम पे, उन नोट्सों को आपके पास मिल जाएगा। क्योंकि कई बच्चों की आ रही है, मेल नहीं है, तो आप सिर्फ टेलीग्राम पे क्लिक करें और टेलीग्राम के क्लिक करके आप उसको ले सकते हैं। चैनल अभी देख रहे हैं, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ आएगा, अभी तो स्टार्टिंग है स्टूडेंट्स। मैं पूरी प्लांट फिजियोलॉजी, मतलब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, सारी बॉटनी इसके अंदर अवेलेबल करवाऊँगा। स्टार्ट अभी किया है आपने मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि अपने इस मरुभूमि के स्टूडेंट्स को, मरुधरा के स्टूडेंट्स को बॉटनी की कहीं प्रॉब्लम ना आए दूंगा। बेटा, बॉटनी में किसी प्रकार की टेंशन नहीं आने दूंगा। और जो आपका एक सपना है 45 में से 45 मार्क्स 101% आएंगे, अगर आप प्रॉपर तरीके से एक मानेंगे भी, मेरी रोज़ क्लास लग रही है, जितनी वीडियो मैं आपको भेजूँ उसको प्रॉपर तरीके से देखें। थैंक यू वेरी मच।